प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम आज के पंचांग के साथ साथ माघ मास का महत्व, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, कौन सी ऋतु आज प्रारंभ हो रही है, साथ ही कर्क राशि वालों का समय कैसा चल रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार है। माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज प्रतिपदा तिथि रात 3:20 AM तक रहेगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो आज पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र 10:28 AM तक आज रहेगा, उसके बाद पुख नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सायं 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज पुंसवन सीमांत आदि कार्य किए जाने के लिए अच्छा समय है। दर्शकों, यात्रा की बात करें तो आज उत्तर दिशा की यात्रा छोड़कर बाकी सभी दिशाओं की यात्रा प्रशस्त है। किसी भी दिशा में कभी भी जा सकते हैं, राहु काल छोड़ करके। और आज माघ मास प्रारंभ हो रहा है। माघ का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। लोग माघ के महीने का इंतजार करते हैं। माघ में लोग प्रातः काल अर्ली मॉर्निंग उठ करके मौन स्नान करते हैं। ये माना जाता है कि माघ में मौन स्नान करने से अक्षुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज से शिशिर ऋतु प्रारंभ हो रही है। शिशिर ऋतु 6 ऋतुएं होती हैं। वर्ष भर को 6 ऋतुओं में बांटा गया। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो 4 ऋतुएं हैं, लेकिन वैदिक काल से, वैदिक पंचांग के अनुसार 6 ऋतुएं हैं हमारे वर्ष में। तो आज से शिशिर ऋतु प्रारंभ हो रही है। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? शिशिर ऋतु का समय क्या होता है? शिशिर ऋतु कब से प्रारंभ होती, या हम बसंत ऋतु से देखें, क्योंकि हमारा महीना जो प्रारंभ होता है, वर्ष प्रारंभ होता है, वो बसंत ऋतु से प्रारंभ होता है। तो बसंत ऋतु से अगर हम देखें तो बसंत ऋतु कब से कब तक होती है? बसंत ऋतु चैत बैसाख, चैत्र बैसाख, ये किस महीने में पड़ता है? मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है? जेठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, 2 महीने ग्रीष्म ऋतु रहती है। ये मई जून का महीना लगभग होता है, मई जून। ग्रीष्म के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक रहती है? सावन भादव, श्रावण भादव भाद्रपद। ये किस महीने में पड़ता है? जुलाई अगस्त। वर्षा के बाद शरद ऋतु। शरद ऋतु किस महीने में होती है? कुआर कार्तिक। इसमें न तो गर्मी होती है न ठंडी होती है, मौसम अनुकूल रहता है। ये किस महीने में पड़ता है? सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। हेमंत ऋतु कब होती है? एगहन पूस, एगहन पूस।
कौन सा अंग्रेजी महीना होगा? नवंबर दिसंबर। और उसके बाद शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु कब से कब तक होती है? माघ फागुन, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। अंग्रेजी महीना कौन सा होगा? जनवरी फरवरी। जनवरी फरवरी। तो 6 ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, खुशहाली होती है, मौसम अनुकूल होता है, खेतों में फसलों में फूल खिले होते हैं, नई नई कोपलें वृक्षों में आ जाती हैं, हर प्रकार से नववर्ष का आगमन होता है, हर प्रकार से नववर्ष मनाया जाता है। ये मार्च और अप्रैल में लगभग पड़ता है अंग्रेजी महीने के अनुसार। चैत और बैसाख 2 महीने, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़, वर्षा ऋतु सावन भादो, इस तरह से ऋतु। तो आज से शिशिर ऋतु प्रारंभ हो रही है। माघ फाल्गुन या जनवरी फरवरी का महीना शिशिर ऋतु का होता है। शिशिर ऋतु में दिन बड़ा होने लगता है। 14 जनवरी आज है, 14 जनवरी से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं। भगवान भास्कर वर्ष में 2 बार अपना निवास स्थान बदलते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो आज से उत्तरायण सूर्य 6 महीने रहेंगे। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन पितरों का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण सूर्य में शरीर त्याग करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और दक्षिणायन में शरीर त्याग करने पर उत्तरायण तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। जब तक भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण नहीं हुए तब तक सरसैया पर पड़े रहे। अर्जुन ने बाणों की सैया बना दी थी और उसी सैया पर लेटे हुए थे। जैसे ही भगवान भास्कर उत्तरायण हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो उत्तरायण सूर्य में शरीर त्याग करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। आज से उत्तरायण सूर्य प्रारंभ हो रहे हैं। उत्तरायण में सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्य उत्तरायण सूर्य में अधिक शुभ माने जाते हैं। आजकल दक्षिणायन में करने की ज़्यादा परंपरा हो गई है। लोग दक्षिणायन में सर्दी में ठंडियों में एंजॉय करने के लिए विवाह आदि ज़्यादा करने लगे हैं, परंपरा में बन गए। लेकिन ज़्यादातर वैदिक शास्त्र के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार उत्तरायण सूर्य में मांगलिक कार्य सबसे उत्तम माने जाते हैं। कर्णछेदन, मुंडन संस्कार, विवाह आदि जितने भी मांगलिक कार्य हैं ये सब उत्तरायण, गृह प्रवेश, ये सब उत्तरायण सूर्य में अति शुभ माने जाते हैं। दक्षिणायन में भी किए जाते हैं लेकिन अधिक शुभ उत्तरायण सूर्य में माने जाते हैं। तो आज से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण है। आज से माघ का महीना प्रारंभ हो रहा है। प्रयागराज में 1 महीना जब तक सूर्य मकर में रहते हैं तब तक हर्षोल्लास का समय होता है, उत्सव मनाया जाता है। लोग 1 माह कल्पवास करते हैं, जाकर के निवास करते हैं। गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी माँ के तट पर टेंट लगाकर 1 माह तक नियम पूर्वक कल्पवास करते हैं। 1 टाइम भोजन करते हैं, कुछ तो भोजन करते ही अन्न ग्रहण ही नहीं करते हैं, फलाहार पर ही रहते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है। लेकिन ज़्यादातर परंपरा के अनुसार दिन में 1 बार अन्नाहार करते हैं, अन्न का भोजन करते हैं, बाकी फलाहार वगैरह जिसकी जैसी सामर्थ्य है वैसे निर्वाह करते हैं और नियम धर्म का पालन करते हुए 1 महीने तपस्या करते हैं। ये तपस्या के लिए समय है। माघ महीने में प्रातः नदियों में स्नान करने से पुण्य होता है। तिल और गुड़ का दान करने से पुण्य होता है और माघ महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए।
तिल और गुड़ का सेवन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। सर्दी की ऋतु होती है, इस ऋतु में तिल और गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है। माघ का महीना हर प्रकार से लोगों के अनुकूल होने लगता है, धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं। भगवान भास्कर की किरणें लोगों को भाती हैं, लोग धूप में बैठ करके इनका आनंद लेते हैं। पर्यटन के लिए भी माघ का महीना सर्वोत्तम माना जाता है। आइए देखते हैं आज कर्क राशि वालों के लिए कैसा दिन है। दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। कर्क राशि 3 नक्षत्र से मिलकर बनी है। एक चरण पुनर्वसु का ही, 4 चरण पुख्य के हु हे होडा, 4 चरण पुख्य के और 4 चरण पुनर्वस पुख और आश्लेखा, 4 चरण आश्लेखा के। पुख नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, लेकिन मांगलिक कार्य पुख नक्षत्र में नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवती सीता और भगवान राम का विवाह पुख नक्षत्र में हुआ था। ऐसा माना जाता है सांसारिक दृष्टि से कि भगवान राम का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहा। आप सब जानते हैं 14 वर्ष का वनवास हो गया, उसके बाद राम राज्य की स्थापना हुई, वहां भी भगवती जानकी को जंगल में जाना पड़ा। तो भगवान राम का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा नहीं था, जिस कारण पुख्य नक्षत्र को विवाह के लिए वर्जित किया गया है। पुनर्वस पुख आश्लेखा, आश्लेखा नक्षत्र मूल का नक्षत्र है। आश्लेखा नक्षत्र में जिन बच्चों का जन्म होता है उनकी मूल शांति करानी अनिवार्य होती है। सतैसा जिसे बोला जाता है, उसी दिन जब आश्लेखा नक्षत्र 27 दिन बाद आता है तो उस दिन मूल शांति करानी चाहिए। तो 3 नक्षत्रों के एक चरण पुनर्वस का, 4 चरण पुख्य का और 4 चरण आश्लेखा का मिलकर के कर्क राशि बनती है। कर्क राशि के लिए कौन कौन से ग्रह अनुकूल होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, योग कारक होते हैं। दर्शकों, लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण भाव कहे जाते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं उनके स्वामी योग कारक होते हैं। तो कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा, वृश्चिक राशि पंचमेश मंगल और नवमेश बृहस्पति कर्क राशि के लिए, कर्क राशि वालों के लिए योग कारक हैं। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा योग कारक हैं। यदि कुंडली में मंगल, बृहस्पति की स्थिति अनुकूल है तो ऐसे लोग अधिक उन्नति करते हैं, धन धान्य सुख सुविधा भूमि भवन वाहन से संपन्न होते हैं और समाज में इनकी प्रतिष्ठा होती है। ये जिस भी कार्य में लगते हैं, चाहे वो बिजनेस हो चाहे व्यापार हो, दोनों में सफलता अर्जित करते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। कर्क राशि चंद्रमा और सूर्य की एक एक राशियां होती हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, लग्न में है। जैसा कि मैंने कई बार आपसे कहा कि लग्न भाव कुंडली का 50% फलादेश निर्धारित करता है। लग्न सभी 12 भावों को अपना शुभ अशुभ फल प्रेषित करता है और सभी भावों का शुभ अशुभ फल स्वयं में संग्रहित करता है, अर्थात सूचना देता है और सूचना प्रदान करता है। जैसे शरीर में हार्ट होता है, हार्ट में सारे रक्त का शोधन होता है, पूरे शरीर में संचार होता है और फिर पूरे शरीर से हार्ट में आता, ऐसे ही लग्न होती है। लग्न पूरे कुंडली पर नजर रखती है। लग्न का प्रभाव पूरे कुंडली पर पड़ता है, पूरे शरीर पर पड़ता है और सब की अनुकूलता बना के रखती है। तो मंगल कर्क राशि के लिए एक राशि, कर्क के स्वामी चंद्रमा, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक।
तो कर्क लग्न के लिए मंगल पंचमेश और दशमेश होंगे, दोनों शुभ भाव हैं, अति योग कारक है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल अति योग कारक होता है। प्रेजेंट में अगर आज का गोचर हम देखें तो मंगल की क्या पोजीशन है, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, मंगल नीच राशि में है अपने। ऐसी स्थिति में मंगल योग कारक तो हैं, कर्मेश हैं, पंचमेश हैं, शुभ फल देने वाले हैं, लेकिन अपनी नीच राशि में हैं तो कुछ खराब भी फल देंगे, तनाव भी देंगे, मानसिक तनाव। चंद्रमा साथ में है तो मानसिक तनाव अधिक देंगे, कार्य के साथ साथ मानसिक तनाव जरूर रहेगा, इससे मुक्ति नहीं। और कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर इस समय शनि की ढैया चल रही है। 29 मार्च 2025 तक कर्क राशि पर शनि की ढैया रहेगी। 29 मार्च के बाद ढैया से मुक्ति मिलेगी। तो विशेष करके कर्क राशि वालों को इस महीने में तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। दान किसको दें, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से फल की प्राप्ति नहीं होती। अब सुपात्र और कुपात्र हम कैसे जाने, अगर देखने से ही लग रहा है प्रथम दृष्टया कि ये शराबी है, ये दुष्ट आदमी है, तो भले ही कितने प्रतिष्ठित पद पर न हो, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए। अपनी बुद्धि और विवेक से कोशिश करें कि सत्पात्र को दान दें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जो ठंड में ठिठुर रहे हैं, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, इनको आप कंबल का दान करें, काले कंबल का दान करें तो अति उत्तम है। और शनि की ढैया जिनके ऊपर चल रही है, उन लोगों को तो शनिवार के दिन काला तिल, काला उड़द और काला कंबल, ऊनी वस्त्र काला दान करने से शनि जन्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी। अब शनि की क्या पोजीशन है कर्क राशि वालों के लिए, शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं। सप्तमेश केंद्र है सप्तम भाव, लेकिन मारक स्थान होने के कारण शनि मार्केश है कर्क लग्न वालों के लिए। एकादशेश भी और अष्टमेश भी शनि है। शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो शनि इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में शनि अगर होते हैं तो आयु में वृद्धि करते हैं, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। शनि स्वगृही है, अपने घर में कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देता। 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह हो, अपने घर में 6, 8, 12 में भी शुभ फल देता है। अगर छठे भाव में स्वगृही होकर ग्रह बैठा हुआ है तो हर्ष योग बनता है। अष्टम भाव में कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठा हुआ है तो सरल योग बनता है। और अगर द्वादश भाव में 12वें भाव में कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठा हुआ है तो विमल योग बनता है। तो यहाँ शनि सरल नामक योग बना रहा है। कुंभ अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और अपने मित्र शुक्र के साथ में है। शुक्र चतुर्थेश और लाभेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है। चतुर्थेश है, भूमि भवन वाहन का स्वामी है शुक्र, शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो शनि की शुभता में शुक्र और वृद्धि कर रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। ये रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, इनके जो भी कार्य हैं उनके लिए कोशिश करें। कहीं यात्रा आदि का लाभ इनको प्राप्त होगा और घर में किसी उत्सव का अवसर है, चाहे वो बेटे का जन्मदिन हो या किसी प्रकार का वर्षगांठ हो, अपनी शादी की वर्षगांठ आदि मांगलिक कार्य के लिए भी शुभ है। ये कार्य हो सकते हैं घर में इनके। दर्शकों, अगर हम पूरा गोचर देखें आज का, कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि शुक्र सूर्य आज कहाँ है, सूर्य आज से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तो सूर्य धनु में ही है। दोपहर कितने बजे से, आज सूर्य नारायण दोपहर में लगभग 3 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो
मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो सूर्य यहां पर धनेश होकर के केंद्र में बैठे हुए, शत्रु राशि में सूर्य हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सूर्य शुभ है क्योंकि केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु राशि में है, इसलिए ऐसे लोगों को सूर्यार्घ जरूर देना चाहिए। विशेष करके माघ के महीने में तो सूर्यार्घ अवश्य देना चाहिए। सूर्यार्घ देने से, तिल गुड़ का दान देने से, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से हर प्रकार से मंगल होता है। जो ग्रही स्थिति, कुंडली में ग्रहों की खराब स्थिति है, उसका शुभ फल प्राप्त होता है और जीवन में मंगल होता है। इसलिए माघ का महीना का सदुपयोग करें और मूली का त्याग करें। माघ के महीने में मूली नहीं खाई जाती है, मूली खाने से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, इसलिए मूली का 1 माह तक पूरी तरह से परित्याग करें। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध धनु राशि में बैठे हुए हैं यहाँ। अब अगर हम बुध को देखें तो बुध द्वादशेश और तृतीयेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं। ये दोनों भाव 12वां और तीसरा शुभ भाव नहीं माना जाता है। कर्क राशि के लिए ये योग कारक नहीं है, पाप फलप्रद भाव है। तो बुध पाप फलप्रद है और छठे भाव में बैठा भी हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक जिनकी कर्क राशि है और बुध खराब स्थिति में है, उनको क्या करना चाहिए? उनको बुध को प्रसन्न करने के लिए, बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए हरा उड़द, माघ के महीने में हरा उड़द का दान करना चाहिए। हरा उड़द, बुध का रंग हरा होता है, बुध हरा रंग का प्रतीक है, तो हरा उड़द दान करने से बुधजन्य कष्ट से मुक्ति मिलती है और बुध की शुभता प्राप्त होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, खर्च पर नियंत्रण होता है। तो बुध का उपाय जरूर करें। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ, एक नए विषय के साथ हम आपके साथ फिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एस्ट्रो राधे गुरु चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।